नमस्कार साथियों, राइसा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की क्लास हमारी उत्तर प्रदेश विशेष पे आधारित है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्ज़ाम यूपीपीसीएस आरओ के लिए प्रश्न में बदल सकते हैं। और इसके अलावा ये भी एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रश्न और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तमाम बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, तो आप अंत तक ज़रूर वीडियो देखना ताकि आपका जो बजट से संबंधित प्रश्न है वो बिल्कुल गलत ना होने पाए। और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आज की क्लास का वो ये है कि 22 फरवरी 2023 को आपको पता है बजट पेश किया था। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बजट पेश किया गया और इस बार का जो कुल बजट है वो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। तो साथियों, यहाँ से आपको एक बात याद ये रखना है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 23-24 में कुल कितना बजट पेश किया है, तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का इस बार बजट पेश किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, केवल आप हाईलाइट की हुए बिंदुओं को पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। वो आपके काम की या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। जितना मैंने हाईलाइट किया है बस आप उसको ध्यान से सुनना, समझना है और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है त्वरित सर्वसमावेशी एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित यह बजट का अनुमान अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। पहला आपसे प्रश्न बनेगा कि इस बार का जो बजट है उसका केंद्रीय विषय क्या है, उसके सेंटर में क्या है। तो एक प्रश्न बन जाएगा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि इस बार का जो बजट है वो किस चीज़ के लिए समर्पित है, तो त्वरित सर्वसमावेशी एवं सर्वांगीण विकास। तो ये 2 पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना। यहाँ से प्रश्न बहुत ही संभावना है कि बन जाए। एक तो फिर से हम रिपीट करते हैं, आपको पहला प्रश्न याद रखना है कि यह जो बजट 2023-24 पेश किया गया है इसमें इसका केंद्रीय विषय क्या है, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश केंद्रीय विषय है इसका। अगर यह बजट किस चीज़ को समर्पित है, तो त्वरित सर्वसमावेशी एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य का बजट 23-24 में 3,000, अगर हम इधर बात करें तो 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही केवल हम आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी अन्य बातें डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि आपके दिमाग में वे चीज़ें बिल्कुल न जाएं जो प्रश्न को कन्फ्यूज करती हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम में गलती ना करो। आइए देखते हैं 22-23 में अगर हम बजट की बात करते हैं तो 22-23 में बजट कितना है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। 6 लाख, अगर हम इधर कहें तो आप देख लीजिए 6,15,519 था और 23-24 के बजट में यह 6,90,242 हो गया है। तो इसके डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस जो है उतना बजट बढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। आइए आगे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 44,000, अगर इधर देखें तो 4,45,871.59 करोड़ रुपए है। ये राजस्व प्राप्तियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। जिसमें स्वयं का कर राजस्व अगर यहाँ देखें 2,62,634 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का अंश अगर देखा जाए तो 1,83,237.59 करोड़ रुपए शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। मैं बता दूं यहाँ से किस तरह प्रश्न बन सकता है। पहला तो एक तो आप टोटल राजस्व प्राप्तियाँ याद रखोगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि राजस्व प्राप्तियाँ टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वो है
4,45,871 करोड़ रुपए है, जिसमें स्वयं का कर यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो कर राजस्व है 2,62,634 करोड़ रुपए है और केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,83,237.59 करोड़ रुपए है। अब यहाँ से पहला प्रश्न क्या बनेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य का जो अंश है वो कितना है। तो आपको ध्यान में रखना है 1,83,237 करोड़ रुपए है। तो एक बार मैं प्रश्न को फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान में रखना कि केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है, जो अंश है, वो कितने करोड़ रुपए है। तो आपको ध्यान में रखना है 1,83,237 करोड़ रुपए है। अब टोटल राजस्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है, तो 2,62,634 करोड़ रुपए है। दूसरा एक महा से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाएगा कि जो केंद्रीय कर है उसमें जो राजस्व जो राज्य सरकार का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्वयं का कर राजस्व है उससे कम है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। आइए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। राज्य वस्तु एवं सीमा कर तथा मूल्य संवर्धन कर के बारे में बात किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। माफ करिएगा, यहाँ पे यह 1,50,000 करोड़ रुपए है, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना लक्षित किया गया है। तो आपको याद रखना है 1.5 लाख करोड़ रुपए लक्षित किया गया है। दूसरा, आबकारी शुल्क का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो वह 58,000 करोड़ रुपए आबकारी शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है। अगर हम आपसे पूछें कि स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क कितना निर्धारित है, तो इसका लक्ष्य है 34,560 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ से हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। एक और देख लेते हैं, वाहन कर कितना लक्षित है, तो वाहन कर निर्धारित किया गया है 12,672 करोड़ रुपए। साथियों, यहाँ से आपके एग्जाम में किस तरह RO और UPPCS में प्रश्न बनेगा, इस प्रकार बनेगा। देखिए, प्रश्न ये पूछा जाएगा, दो तरह से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा लक्ष्य किसका लक्ष्य सर्वाधिक निर्धारित किया गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, वाहन शुल्क। तो आपका सही जवाब होगा राज्य वस्तु एवं सेवा कर सबसे ज़्यादा लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया है। कितना? लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित है। दूसरा यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, मैच कराने के लिए बन सकता है। एक तरफ देगा राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, फिर आबकारी शुल्क, फिर स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क और वाहन। दूसरी तरफ इनका लक्ष्य दे देगा और आपको मैच कराना रहेगा। तो बिल्कुल इस चार के चारों पॉइंट को आप कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ से पार्टिकुलर सिंगल प्रश्न भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क कितना निर्धारित किया गया है, तो 34,560। ये आप ध्यान में रखना, या तो आप इसको ध्यान में रखना कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना लक्षित किया गया है। तो ये लक्ष्य है कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाकी ये सारे बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे राजस्व बचत। राजस्व बचत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो राजस्व बचत है 68,511.65 करोड़ रुपए अनुमानित है राजस्व बचत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आपको केवल राउंड फिगर में ध्यान रखना है, वो ये है कि 68,511 आपको ध्यान में रखना है। राजकोषीय घाटा से प्रश्न पूछा जाएगा, तो राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश सरकार का कुल कितना है, तो 84,883 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है, ये है 3.48%। तो ये आपका स्टार का प्रश्न है, ये भी आपका स्टार का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। पहला प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा कितना है? तो 3.48% है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केवल हमें प्रतिशत ध्यान में रखना है। जी नहीं, आपको डिजिट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि नया ट्रेंड है, स्पेशली आरओ में डिजिट पूछ लेता है और ये यूपी पीसीएस में पूछने की पॉसिबिलिटी है। 3.48, 84,883 करोड़ रुपए, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ से इस डेटा से किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं उसको हम आपसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23-24 जो बजट है उसमें रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। यहाँ हम बात करेंगे किसको? 1 रुपये को, यानी 100%, 100 पैसे को हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो उसका राजस्व है, चाहे वह राजस्व से इनकम हुई हो चाहे पूंजीगत इनकम हुई हो, सब कंप्लीट यहाँ पे है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा ये बॉक्स आपको दिख रहा है स्वयं का कर राजस्व। अगर हम स्वयं का उत्तर प्रदेश के कर राजस्व की बात करते हैं तो वह 38.8% है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की अपनी इनकम है वो स्वयं के कर के द्वारा है, न कि अन्य माध्यमों से है। तो आपको ध्यान में रखना है 38.8, लगभग 40 के आसपास आप ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्वयं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके स्वयं के जो कर हैं, सबसे ज़्यादा उसका योगदान है उसके उत्तर प्रदेश सरकार की इनकम में। दूसरे नंबर पे केंद्रीय करों में जो राज्यांश होता है वो महत्वपूर्ण है और कितना है? 27% है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात ये आपको रखना है वो ये है कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। चौथा लोक ऋण है और पाँचवा बाकी सारी चीज़ें ये है, करेक्टर राजस्व है, बाकी अन्य बातें हैं। तो आपको 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है ना, 4 महत्वपूर्ण बातें इसमें। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित को क्रम से लगाइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो आय है उसका एक घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेगा। तो मान लीजिए हम घटते हुए क्रम में लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है पहले नंबर पे क्या है? स्वयं का कर राजस्व है 38.8%। दूसरा है केंद्रीय करों में राज्यांश है, दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र द्वारा जो योगदान दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट, और चौथा रोक ऋण। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, या आपको कह देगा सुमेलित करिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि स्वयं का कर राजस्व दे देगा, फिर आगे 38.8%, केंद्रीय करों में राज्यांश, फिर आगे 27%। इस तरह से मैचिंग के लिए या फिर पूछ लेगा सुमेलित है या नहीं है। तो आपको पूरा डेटा का याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा। मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया कि ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्रीय करों में हिस्सा है 26%, 27%, 28%, 29%। तो साथियों आपको याद रखना है 27% हिस्सा है, ये बात आपको याद रखना है। पार्टिकुलर ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 4 के चारों बिंदु के डेटा आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आइए अगले ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण ग्राफ है वो क्या कह रहा है? ये है कि रुपया जाता कहाँ है, कि यानी उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ कहाँ करती है। तो पूंजीगत अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च है यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूंजीगत खर्च दिख रहा है। बिल्कुल, वेतन सरकारी कर्मचारी को 12.7%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं को 11.7 है, फिर सहायता अनुदान 9.2%, पेंशन 12.1%, ब्याज 7.4% और अन्य राजस्व व्यय 13.3%। ये आपका है। लेकिन यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न किस तरह बन सकता है। अब आइए मैं बताता। प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस मद में सर्वाधिक खर्च किया जाता है? ए, पूंजीगत परिव्यय, बी, वेतन एवं पेंशन, सी, सहायता अनुदान, डी, अन्य राजस्व व्यय। तो आप निश्चित रूप से लगा दोगे कि वेतन यानी पूंजीगत परिव्यय में खर्च किया गया है। अब चूंकि आपने देख रखा है कि 21.7% है, लेकिन आपका जवाब गलत हो जाएगा। कैसे? मैंने ऑप्शन बी में दिया था वेतन और पेंशन।
तो आप वेतन और पेंशन को जोड़ लीजिए। तो वेतन का मतलब मैंने ये नहीं कहा था सरकारी वेतन या सहायता प्राप्त वेतन, ये नहीं, सिर्फ वेतन और पेंशन। अगर आप सरकारी भी वेतन जोड़ेंगे तो देखिए 12.7% और पेंशन जुड़ गया 12.1%, तो ये लगभग हो गया 25% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यय किया जाता है वो वेतन एवं पेंशन में व्यय किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से प्रश्न आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं बजट और। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण डेटा की तरफ। इस डेटा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उन महत्वपूर्ण ही बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जहां आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो डेटा आपको याद रखना है बस। आइए देखते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्व लेखों की यानी जो कुल प्राप्तियां हैं, राजस्व लेख की प्राप्तियां कितनी होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्व लेखों की प्राप्तियां हैं जिसमें कितना है 5,70,865 करोड़ रुपए अनुमानित है। कर राजस्व और क्रेता राजस्व बिल्कुल आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल यहाँ पे पूंजी लेखा भी नहीं, सिर्फ राजस्व लेखा आपको ध्यान में रखना है। फिर कुल प्राप्तियां आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो अपनी कुल प्राप्तियां हैं वो कितना है, तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है 6,83,292 करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डेटा में मैं आपको पॉइंट में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बस उसी को बताऊँगा, बाकी आपको सीधा सीधा डिजिट याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कुल व्यय, अब यहाँ हमने कुल प्राप्तियां देख लिया, कुल कितनी प्राप्तियां हैं 6,83,292 करोड़ रुपए, तो कुल व्यय कितना है 6,90,242 करोड़ रुपए। तो 6,83,000 इनकम है लेकिन व्यय 6,90,000 है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घाटा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि घाटा कितना हुआ है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो कुल व्यय हमने देख लिया, कुल इनकम और कुल व्यय देख लिया। अब राजस्व घाटा अभी भी हमने आपसे पढ़ा था, देखा था कितना राजस्व घाटा है। ये डेटा आपको याद रखना है 100%, वो कितना है 84,883 करोड़ रुपए। आपको ये डेटा जरूर याद रखना कि 84,883 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है, जो कि 3.83% के बराबर है। यहाँ से प्राथमिक घाटा भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आयोग क्या करता है, लोग राजकोषीय घाटा रट के बैठे रहते हैं और वो प्राथमिक घाटा आपसे पूछ लेगा। तो प्राथमिक घाटा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्राथमिक घाटा को हम देख लेते हैं कि क्या है प्राथमिक घाटा। तो ये डेटा आपको याद रखना है प्राथमिक घाटा में। ठीक है, डेटा है आपका कि कितना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिक घाटा है, वो 32,127 रुपये है ना, 32,127 रुपये प्राथमिक घाटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं कि बजट घोषणाएं 23-24 में कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं, किसके लिए कितना पैसा आवंटित हुआ है, क्या तमाम बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम चाहे यूपी पीसीएस हो, RO हो, आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपका यूपी पीसीएस RO का फ्री तैयारी कराई जा रही है। आप अगर पर डे वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तैयारी एक तरह से कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो आइए चीज़ों को देखते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देखिए। अगर हम पहले बिंदु की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, स्टार में लगा देता हूँ अभी से, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखा है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या 24 करोड़ वाला राज्य है, जिसका देश की जीडीपी में योगदान 8% से अधिक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। तो साथियों, यहाँ से 2-3 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला, एक तो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के आधार पर आपने देखा है कि कितनी है, लगभग 20 करोड़ आबादी है, लेकिन वर्तमान में ये आंकड़ा आया है कि यहाँ पे 24 करोड़ के आसपास लगभग आबादी हो गई है। तो पहला प्रश्न कि अगर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आबादी कितनी हो गई, तो आप ध्यान में रखना 24 करोड़ के आसपास आबादी है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की जीडीपी का कितना योगदान है, तो 8% योगदान है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का देश की जीडीपी में कितना योगदान है, 8% योगदान है वर्तमान में। और बाकी तो आदित्य योगी नाथ जी ने 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। अब दूसरा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार कहाँ है, उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार वाला राज्य है, तो ध्यान रखना साथियों, उत्तर प्रदेश है। तो 2 प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकते थे। 3 अगले बिंदु से की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी 21-22 में, जो देश की वृद्धि दर से अधिक है। आपको ये ध्यान में रखना है।
जो ग्रोथ रेट है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% दर्ज की गई है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 16.8% है, जो कि राष्ट्र यानी देश की, भारत की ग्रोथ रेट से अधिक है, बिल्कुल अधिक है, भारत का 6.5%। तो आइए आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। वित्तीय वर्ष अगर 23-24 में राज्य की जीडीपी दर कितना अनुमानित है, ये स्टार का प्रश्न है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 19% अनुमानित है, 100% यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। आप ध्यान में रखना कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितना अनुमानित है, 23-24 में 19% अनुमानित है। इसके पहले 21-22 में कुल कितनी हुई थी, 16.8%। तो दोनों डेटा आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक बार मैं प्रश्न को फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी वृद्धि दर, ऐसे माफ़ करिएगा, ऐसे प्रश्न बनेगा कि बजट 2023-24 में राज्य सरकार की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है, 17%, 18%, 19%, 20%। मेरे साथियों आपको याद रखना है 19% अनुमानित है। अगर आपको बैक ले गया कि बजट 21-22 यानी 21-22 वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पादन की जो वृद्धि दर थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो कितना थी, तो 16.8%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 23-24 वाला। तो आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास में ही आपको सारी चीज़ें मैं याद करा दूं और सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं डिस्कस कर दूं, ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने का कि आप उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी बनाते हुए आगे बढ़ना, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, चाहे आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो या मेंस पढ़ रहे हो, उसको निकालने का। तो आइए हम देखते हैं राज्य की बेरोजगारी दर। अगर हम 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, वर्तमान में कितनी है, 4.2 है। तो आपको पहला आंकड़ा बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि राज्य की बेरोजगारी दर कितना है, वर्तमान में 4.2% है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, समिट। तो ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है, ये भी स्टार का प्रश्न है। अब से दो तरह से यहाँ सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा। तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा उसको पता है, आयोग को पता है कि ये प्रश्न आपको रटा हुआ है, लेकिन वो प्रश्न पूछेगा ये प्रश्न कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया गया। तो 10 से 12 फरवरी 2023 को किया गया है। तो आपको बिल्कुल ये डेट याद रखना है, 10 से 12 फरवरी लखनऊ में। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि ये जो समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में, इसमें 16 देशों और 21 शहरों की यात्रा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको देश नहीं याद रखना है कि कौन कौन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आपको पैदा करना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको नंबर याद रखना है, कितने देश, 16 देश। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं कि इससे और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ग्लोबल समिट से। तो यहाँ से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के देश के 8 महत्वपूर्ण शहर से रोड शो का आयोजन किया गया था इस दौरान, जिसमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चंडीगढ़ शामिल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समिट में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए और 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये एक और बिंदु आपको ये याद रखना है। ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, उसमें कितने लाख करोड़ रुपए पे हस्ताक्षर हुए या समझौता हुए। तो मेरे साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, 33.5 लाख करोड़। दूसरा डेटा आपको ध्यान में रखना है, 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। ये जितने भी समझौते हुए थे, किन किन क्षेत्रों में हुए थे, विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे। अगर कभी भी इस इन्वेस्टर से क्षेत्र को कि ये समझौते किन क्षेत्रों में आ गए, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रश्न में विकल्प डी होगा और उसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो आप हमेशा इससे प्रश्न को डी मारना, क्योंकि सभी शामिल हैं। कुछ नए को हम देख लेते हैं, जैसे नवीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक पार्क, शिक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, वो ये है कि
आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जो G20 की बैठक कहाँ हुई है, भारत में। तो आइए देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के दौरान G20 देशों की समूह की होने वाली बैठकों में 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई हैं। साथियों, यहाँ से 2-3 तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बिंदु से हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। 1 दिसंबर पहला पूछेगा कि G20 की, भारत में G20 की बैठक कब से कब तक थी। तो आप याद रखना 1 दिसंबर से 30 नवंबर, ये ध्यान में रखना है। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में G20 की कुल कितनी बैठकें हुई, तो ध्यान में रखना है कुल 11 बैठकें हुई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूछेगा कि निम्नलिखित G20 की बैठक निम्न में से किस एक शहर में नहीं हुई है। तो आप ध्यान में रखना लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में हुई है, जबकि प्रयागराज दे सकता है वहाँ पे नहीं हुई है। आपको ध्यान में रखना है प्रयागराज, कानपुर, ये सब आपके ऑप्शन में हो सकते हैं। तो प्रयागराज, कानपुर जैसे शहरों में G20 की बैठकें नहीं हुई थी। तो सिर्फ 4 शहर आपको ध्यान में रखना है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है चारों के चारों। आइए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्य उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। साथियों, अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। आपका प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 2 तरह से प्रश्न बनता है। एक तो मैं आपको उसमें, आपको जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जब उत्तर प्रदेश विशेष मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया। एग्रीकल्चर में मैंने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जैसे खाद्यान्न में, गन्ना उत्पादन में, दूध में, अमरूद में, आम में, आंवला में, इन सब में क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सब्जी में ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आपके पास विकल्प है ना, तो याद रखना निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट, और ये जो PFMS पोर्टल DBT, इनके माध्यम में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आपको ध्यान में रखना है। साथ ही और ये बात ध्यान में रखना है कि कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। यानी जो किसानों को दे अनुदान है, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पहला स्थान इसमें भी है। ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत जो पंजीकरण है उसमें भी प्रथम स्थान है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये प्रश्न पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से प्रथम स्थान है, और इनमें से आपके पास विकल्प होंगे ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कैटेगरी हो गई है। कैटेगरी को देखते हुए हम चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसान है, तो किसानों की कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किसानों के लिए 23-24 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है। सिर्फ हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, बेवजह बातों को डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गन्ना उत्पादन, ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा। गन्ना उत्पादन में आप याद रखिएगा जो MSP है उसको बढ़ा के 349 रुपये प्रति कुंटल इसकी दर को बढ़ा दिया गया है, बस गन्ना को आपको ध्यान में रखना है। आइए दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, इतना करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया है 22-23 में। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपको बता दें कि 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक टोटल 14 किस्त दी जा चुकी है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना कब शुरू हुई थी। तो 2019 के बजट में शुरू हुई थी। दूसरा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को कुल कितनी किस्त आवंटित की जा चुकी है। तो मेरे लाडलों ध्यान में रखना, 14 किस्त अब तक आवंटित की जा चुकी है। तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको एमएसपी गेहूं का ध्यान में रखना है। गेहूं की जो एमएसपी है वो 2125 रुपये प्रति कुंटल हो चुकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास यानी महिला और बच्चों के लिए क्या किया गया है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु 10,050 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यहाँ से आपसे पहला प्रश्न बनेगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई, तो साथियों याद रखना 25 अक्टूबर 2019 को यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह बच्चियों के लिए है। इसमें आप जो है 15,000 रुपये इसमें लाभार्थी को दिया जाता है। ठीक है। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 23-24 के बजट में कितना पैसा आवंटित किया है, तो 10,050 करोड़ रुपए, माफ़ करिएगा 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, डेट याद रखना है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई, 25 अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाकी चीज़ों को आपको स्किप कर देना है, नहीं पढ़ना है। आइए हम चीज़ों को युवा के बारे में देखते हैं। युवा, तो यहाँ कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन जो है उसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, आपको पता भी है। तो ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो याद ये रखना है आपको कि जो कौशल विकास मिशन है, यह प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये आपको डेट में याद रखना है। तो 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन यानी योजना शुरू की गई थी। ये ध्यान में रखना है, कब, 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, तो 36 करोड़ रुपए किया गया है। तो साथियों यहाँ 36 करोड़ रुपए आपसे पूछ भी सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आप एक तो स्टार का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं 2 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखना है छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने से संबंधित योजना है। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के उद्देश्य से 2023-24 में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, तो साथियों 3600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। तो आइए चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है यूपीपीसीएस आरओ के लिए, जो अति महत्वपूर्ण है वो है रोजगार सेक्टर। यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। 22-23 में कुल 26.29 लाख मानव दिवस सृजित करने में देश में प्रथम स्थान था किसका, उत्तर प्रदेश का। अर्थात उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा मानव दिवस का मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें 26.9 लाख मानव दिवस इसमें सृजित किया गया है। ये आपसे डेटा नहीं पूछेगा, केवल आपसे पूछ लेगा कि प्रथम द्वितीय किस स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पे। आइए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। आपसे ये बिल्कुल डेटा नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया, तो 2013 में शुरू किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथियों में एक चीज़ आपको बता दूं, ज़्यादातर जो योजना आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, चाहे वो यूपीपीसीएस आरओ में हो, वो उन योजनाओं का डेट पूछा जाता है जो योजना बजट में या सर्वे में शामिल होती हैं। तो इसीलिए मैं सारी योजनाएं जो हैं उनका मैं आपको जो डेट है कब वो शुरू की गई हैं उसका हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए गारंटी से संबंधित ये मिशन है, 2013 में शुरू किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। एमएसएमई अधिनियम 2020 में आया था। कब आया था, 2020 में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भारत सरकार द्वारा जो एमएसएमई मिशन अधिनियम 2020 है, कब आया था, तो 2020 में। तो माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग में निरीक्षण से छूट होगी। तो ये डेटा है, आपको याद रखना है कि एमएसएमई अधिनियम 2020 के दौरान जो भी विभाग हैं उनको निरीक्षण की छूट का कितने दिवस है, तो साथियों 1000 दिवस है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, स्टार का प्रश्न है।
दूसरा, एक जनपद एक उत्पाद की अगर हम बात करें, जो एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि वित्त पोषण के तहत 1.35 लाख अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि यह एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 2018 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान में रखना है आपको। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये स्टार का प्रश्न है, मैं लगा दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और टोटल ये योजना कब शुरू की गई थी? 2023 में शुरू की गई है। इसमें जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति आपको ध्यान में रखना है, 2022 में आई है। 10 लाख करोड़ रुपए निवेश एवं 20,000 रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत कितने इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 10 लाख करोड़। अगर रोजगार का लक्ष्य पूछेगा तो 20,000 रोजगार, आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके तहत आप ध्यान में रखना है कि कुल कितने रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, तो 1.96 लाख। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा की, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम एक नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश में सर्वाधिक 10.3 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190.49 करोड़ रुपए ऋण दिए गए। छोड़िए ये सब बातें, आपको ध्यान में नहीं रखना है। क्या रखना है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। किसके लिए शुरू की? जो ये पथ विक्रेता हैं, यानी जो स्ट्रीट रेंडर होते हैं, इसका मतलब ये होता है जो फुटपाथ पे रेडी वगैरह लगाते हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान में रखना है। आइए आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। श्रम कल्याण के बारे में हम देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा देख लेना कि वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के तहत कितना बजट आवंटित है। तो 7,248 करोड़ रुपए आवंटित है, बस, बाकी चीज़ों को नहीं देखना। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। श्रमिक कल्याण के बारे में देखेंगे। नया सवेरा, स्टार का प्रश्न है साथियों। नया सवेरा योजना के माध्यम से 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। यह योजना कब शुरू की गई? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। योजना 2007 में शुरू की गई थी, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना। नया सवेरा योजना कब? 2007 में शुरू की गई है। नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो यह अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अल्पसंख्यकों से संबंधित है, 2007 में शुरू की गई थी। ये भी स्टार का प्रश्न है, ध्यान में रखना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए 2023-24 के बजट में पारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से किस तरह प्रश्न पूछा जाएगा? पहला, जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है कब शुरू किया गया है? तो 1 मार्च 2019 को शुरू किया गया है। दूसरा, ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ठीक है। तो और स्पेशली तीसरा कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों असंगठित क्षेत्र से, असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, कर्मगार हैं, उनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण योजना है। तो ये डबल स्टार का है, आपको ध्यान में रखना है। आइए चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है अवस्थापना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है 2015 में शुरू की गई थी। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लागत इसकी कितनी है? तो आप देख लीजिए 36,230 करोड़ रुपए है। तो ये थोड़ा ध्यान में आपको रखना है कि मेरठ से जो प्रयागराज यानी जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है,
इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखना है 594 किलोमीटर है और 36,230 करोड़ रुपए इस बार बजट में आवंटित किए गए हैं। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे हेतु भी 235 करोड़ रुपए आवंटित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु 550 करोड़ रुपए आवंटित है। ये ध्यान में रखना है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है, तो आप एक ध्यान में रखना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो क्या है, पॉइंट, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना लंबित है यानी की गई है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी किस एक्सप्रेसवे पे प्रस्तावित है, तो यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण उन बिंदुओं की जो बजट 2023-24 से संबंधित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12,631 करोड़ रुपए आवंटित हैं। आपको इसका डेटा जरूर ध्यान में रखना है कि 12,631 करोड़ रुपए आवंटित है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जान लीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। कब? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। 2023-24 के बजट में कितना बजट आवंटित है, तो 12,630 करोड़ रुपए आवंटित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में कितना करोड़ रुपए आवंटित है, तो 16,055 करोड़ रुपए 1655 करोड़ रुपए आवंटित है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान में रखना है। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम और देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देखेंगे, 320 करोड़ रुपए आवंटित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 250 करोड़ रुपए आवंटित है। स्टार का प्रश्न है, ध्यान में रखना है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 250 करोड़ रुपए आवंटित है। 30 सितंबर 2018 से राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है वो कब से शुरू है, 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी बिंदु है 5 लाख रुपए मिलते हैं प्रति परिवार। अब हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र की। अगर हम चिकित्सा और शिक्षा की बात करते हैं तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो आप ध्यान में रखना कि पहला प्रश्न है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश, आप ध्यान में रखना है। दूसरा, SGPGI लखनऊ में स्थापित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि SGPGI लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ये हेल्थ से संबंधित है। बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आइए हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के बारे में हम बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला इन्वेस्टर समिट कब हुआ था, 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। आपको ये बात ध्यान में रखना है। और इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है वह लखनऊ में आयोजित हुआ है। कितने देश शामिल थे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है 16 देश। ठीक है, देश की व्यवसाय सुगमता रैंकिंग 2000, ये स्टार का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आइए हम देख लेते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। स्टार का प्रश्न है, देश की व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देश की जो व्यवसाय सुगमता रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। आपको ध्यान में रखना है। राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में इसको अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। तो दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में देखेंगे। पहली बार MSME इकाइयों का 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उत्पादन की व्यवस्था पहली बार की गई है। कितना, 4 करोड़ रुपए उत्पादन तक प्रस्तावित है। हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु यूनिटी मॉल आपको ध्यान में रखना है कि स्थापना की गई है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यूनिटी मॉल की स्थापना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हस्तशिल्प उत्पाद, यानी या तो राज्य में जो ODOP है या हस्तशिल्प उत्पाद हैं
उनके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की गई है। इसका अर्थ है कि अगर आप हाथ से बने हुए सामान या उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो आपको अब यूनिटी मॉल में जाना पड़ेगा। यूनिटी मॉल में जाइए, वहाँ हाथ से बने सभी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। सड़क एवं सेतु की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं इसके बारे में जानना है, आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्टार का प्रश्न है, ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 240.93 लाख हेक्टेयर है, आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और उसमें भी 165.42 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य किया जाता है। लगभग 99 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको ये स्टार है, पूरा बात याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको पता है 240 लाख या 241 आप ध्यान में रखना हेक्टेयर है, जिसमें 188 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, 165 लाख हेक्टेयर पे कृषि कार्य होते हैं और उसमें 99 लाख हेक्टेयर पे क्या है, सिंचाई की सुविधा स्थित है। आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, कितनी लंबी नहरें हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखना है तो केवल नहर को ध्यान में रख लीजिए। 75,090 किलोमीटर लंबी उत्तर प्रदेश में नहरें हैं। अगर हम नहर की बात करते हैं तो नहर से सिंचाई सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है और नहरों का जो सबसे ज़्यादा जाल है वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम 29 पंप नहरें हैं, ये आपको डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पंप नहरें 29 हैं, ठीक है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछे जाने की पूरी संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है। जल जीवन मिशन के लिए आपको ध्यान में रखना है कितना करोड़ रुपए आवंटित 22-23 में था, तो ये 22-23 का है तो 19,500 करोड़ रुपए है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। 23-24 में 2.26 करोड़ घरों में शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ना। तो जल 2 बिंदु याद रखना है, ये आप बिल्कुल मत रखो, पिछला डेटा है। जल जीवन मिशन के तहत 2023 में 23-24 में कितना लक्ष्य निर्धारित है घरों में, तो आप ध्यान में रखना है 2.26 करोड़ घरों को शुद्ध जल पहुंचाना है। इसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया है, तो 25,350 करोड़ रुपए आवंटित है। तो यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछेगा कि जल जीवन मिशन के लिए बजट तो 25,350 करोड़ रुपए और कितना लक्ष्य है इसका, तो 2.26 करोड़ घरों को शुद्ध जल पहुंचाना इसका लक्ष्य है। आगे हम बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस समय क्रियान्वित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं, कार्य कर रहे हैं, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं। कुल कितने हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हैं, ध्यान में रखना है। कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं और 16 घरेलू एयरपोर्ट इस समय क्रियाशील हैं। टोटल कुल 21 है, ये भी डेटा आपको ध्यान में रखना है। आइए हम ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। पारेषण तंत्र की क्षमता, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो पारेषण तंत्र की क्षमता है यानी जो ऊर्जा भेजने की क्षमता है विद्युत को 22-23 में उस समय कितना है, 30,806 मेगावाट निर्धारित किया गया है 22-23 में, ठीक है। तो ये लक्ष्य 30,806 मेगावाट पारेषण क्षमता है उत्तर प्रदेश की। अगर हम औसत उत्पादन उपलब्धता के बारे में देखें और अगर हम आपसे बात करें तो वर्ष 21-22 का आपको ध्यान में रखना है, बाकी नहीं। 3,998 मेगावाट प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है। औसत उत्पादन क्षमता उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी है, 3,998 मेगावाट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें निजी नलकूप उपभोक्ताओं की कि जो नलकूप उपभोक्ता हैं कुल कितने हैं 23-24 बजट में अगर हम बात करते हैं 23-24 में, तो 100% तक की छूट यानी बजट में 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सौभाग्य योजना आपको ध्यान में रखना है। सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा है, ये मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ध्यान आपको ये रखना है कि कितना प्रतिशत की छूट है निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, तो 100% छूट है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब सौभाग्य योजना से संबंधित प्रश्न देखिए। सौभाग्य योजना का मतलब, सौभाग्य योजना किस से संबंधित है, तो विद्युत उत्पादन से संबंधित है, पहला आपको ध्यान में रखना है। विद्युत उत्पादन
के माध्यम से जो नलकूप है उनसे संबंधित है बिजली कनेक्शन। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को क्या दिया जा रहा है, देखिए गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जाती है। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, विद्युत कनेक्शन से संबंधित है। यह योजना कब शुरू हुई थी, तो 2017 में शुरू हुई थी। और आपसे पूछा जाएगा कि एक तो ध्यान में रखना है गरीबों को निःशुल्क और बाकी जो अन्य ग्रामीण है वो 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा ले सकते हैं, किस्त में उपलब्ध है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी हेतु केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय परियोजना के तहत पारेषण तंत्र के निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, देखो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय, यहाँ से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय किस क्षेत्र से संबंधित या कहाँ इससे संबंधित प्रस्तावित किया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय कहाँ प्रस्तावित किया गया है, तो याद रखना है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। तो बाकी ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, आपको पता भी है। अगला प्रश्न क्या बनेगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता उपलब्ध है या कौन देश सहायता कर रहा है, तो केंद्र सरकार के साथ आपको लगना है, ध्यान में रखना है जर्मनी की एक संस्था है KfW। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ से जिस तरह से प्रश्न बन सकते थे हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस परियोजना से लेके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से, आइए देखते हैं विद्युत वितरण की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की सहायता से रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई है। इस हेतु 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किससे संबंधित है, तो आपको विद्युत वितरण से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। टोटल 65 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी या कब आई, तो 2022 में बनाई गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आइए इस नीति से संबंधित जो उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट और विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति 2022 के तहत कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ध्यान में रखना है 22,000 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो सोलर रूफटॉप से कितना, तो 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप से, दूसरा 14,000 मेगावाट आपको सोलर पावर यानी पार्क वगैरह से, 2,000 मेगावाट आपको PM कुसुम से। तो ये तो ठीक है, आपको याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन ये टारगेट आपको जरूर याद होना चाहिए कि 22,000 मेगावाट टारगेट है आपका किससे, सौर विद्युत उत्पादन क्षमता 22,000 मेगावाट निर्धारित है। आइए हम आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति की अगर हम बात करते हैं 2022 में ये लागू की गई थी। ठीक है, इसके लिए 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह नीति आगामी 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 5 वर्ष 22 से 5 यानी 27 तक यह चलेगी ना, तो आपको ध्यान में रखना है 27 तक। आवास एवं शहरी नियोजन के बारे में अगर हम देखते हैं, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना की बात के लिए उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नगर विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अमृत योजना जलापूर्ति एवं सीवरेज से संबंधित है, आपको यही बात ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, स्टार मैं लगा दे रहा हूँ कि अमृत योजना का संबंध है, तो अमृत योजना का संबंध अमृत से बिल्कुल नहीं है, तो जलापूर्ति और सीवरेज से है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जलापूर्ति और सीवरेज दोनों चीज़ें शामिल हैं। थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो, चूँकि महाकुंभ मेला 2025 में लग रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए बजट में कितना आवंटन किया गया है, तो बजट में इसके लिए जो आवंटन राशि है वो कुल कितनी है आपकी है 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन 2
2.0 को देखते हैं तो ये पहला तो ध्यान में रखना है आपको, इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत 2021 में हुई थी। और आपको पता भी है, आइए चीज़ों को देखते हैं कि इसके लिए कितना आवंटित किया गया है बजट में पैसा, तो 2707 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो आप इसको स्टार का प्रश्न है, ध्यान में रखना। पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 23-24 के बजट में कितना पैसा आवंटित किया है, तो 2707 करोड़ रुपए आवंटित है। आकांक्षी नगर योजना है तो 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आकांक्षी नगर योजना है 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है। आइए यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन क्रियान्वयन अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, स्टार का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 2023 में शुरू किया गया है। और यह फेलोशिप जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है, तो उन युवाओं से संबंधित है जो रिसर्च कर रहे हैं, किसमें, नीति में, प्रबंधन में, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, इनमें जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2023 में शुरू है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में के लिए कितना आवंटन है, एकदम रट लेना, ध्यान में रखना है आपको बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो 2015 में शुरू की गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कुल आवंटन कितना है, तो 5,966 करोड़ रुपए है। और यह कब शुरू की गई थी, तो 2000 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1203 करोड़ रुपए आवंटित हैं। और यह कब शुरू की गई योजना है, तो 2015 में की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन योजना के लिए कुल आवंटन राशि 27.49 करोड़ रुपए है। 27 नहीं है, माफ़ करिएगा, 87.49 करोड़ रुपए है। और यह 2016 में शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो 23-24 में कुल बजट में 2288 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई योजना है। और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 में शुरू किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ देखें, बिंदुओं की तरफ, तो अगला जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत कुल बजट आवंटन कितना है, 622 करोड़ रुपए है। और यह कब शुरू किया गया है, 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना 2018 में शुरू है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल का आयोजन किया गया है। आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ है। और 23-24 में इसमें कुल कितने स्कूल खोले जाएंगे किसान पाठशाला, तो 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा, खोले नहीं जाएंगे, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल क्या है। द मिलियन फार्मर्स स्कूल के अंतर्गत कृषकों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, किसका, जो नई तकनीक आ रही हैं, ताकि वो नई तकनीक का अपने एग्रीकल्चर में प्रयोग करके अपनी उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ा सकते हैं। आइए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण बिंदु, गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद हैं, आपको याद रखना है। कुल गंगा नदी से जुड़े कुल कितने जनपद आते हैं, कुल 26 जनपद उत्तर प्रदेश कहते हैं जो गंगा नदी से जुड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम गन्ना के बारे में बात करें तो समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 में एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया था। तो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म 2017 में प्रारंभ था, किससे संबंधित है, गन्ना भुगतान से संबंधित है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे बता देता हूँ, गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की बात करते हैं तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर आपको ध्यान में रखना है।
दुग्ध विकास, अगर हम दुग्ध विकास की बात करते हैं तो ये मैं स्टार लगाता हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य 2021 में था, लेकिन नवीन आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो 21-22 में दुग्ध उत्पादन में प्रदेश में उत्तर प्रदेश का राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन की जो स्थापना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके लिए 61 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दूसरी है, न कि पहली। पहले स्थान पे कौन है साथियों? राजस्थान पहले स्थान पे आता है। अगर हम दुग्ध प्रति व्यक्ति उत्पादकता उत्तर प्रदेश की देखें तो 392 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। और अगर हम भारत की बात कर दें तो 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में है। मत्स्य पालन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 में पारित किया गया है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना की जा रही है, ये डबल स्टार का प्रश्न है, तो ध्यान में रखना है आपको। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना किस जिले में की जा रही है, तो ध्यान में रखना है सहारनपुर। सहारनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सहारनपुर कितने राज्यों से लगाता है, तो साथियों 3 राज्यों से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर आ जाएंगे तो हरियाणा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सहकारिता क्षेत्र से हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेना है। आइए चीज़ों को आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना अगर हम बात करें, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना है तो 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान नहीं रखना है कि 300 करोड़ रुपए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पे किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पे किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध एजुकेशन से है, शिक्षा से है, और किस में है? राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए ना। तो प्रोजेक्ट, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रोजेक्ट अलंकार निम्नलिखित में से संबंधित है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से, प्राथमिक विद्यालयों से, या सर्वोच्च या उच्च कह सकते हो उच्च माध्यमिक विद्यालयों से। तो आप ध्यान में रखना है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित है। आइए हम उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित किन बिंदुओं को हमें देखना है, वो ये बिंदु है, देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय यानी कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को पहली बार देश के नैक रैंकिंग प्रदान की गई है, तो डबल स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। तो वो है कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय को, आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम आपसे बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने हाईलाइट कर रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 24.7 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद अगर 22 में हम देखें तो जो हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है उसमें 24.87 करोड़ अधिक पर्यटक आए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा देश के अंदर से बाहर से कम आते हैं, ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअल सर्किट योजना आपको ध्यान में रखना है। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास शामिल है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये स्टार का प्रश्न है कि स्पिरिचुअल सर्किट योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो गोरखपुर, देवीपाटन और डुमरियागंज का पर्यटन विकास स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भी इसी से संबंधित है, वो भी ध्यान में रखना है कि स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का समेकित पर्यटन विकास भी शामिल है। तो दोनों स्पिरिचुअल सर्किट में दोनों चीज़ें शामिल हैं, पहला गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास, साथ ही जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का समेकित पर्यटन विकास शामिल है। आइए चीज़ों को हम आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण, अगर हम वनावरण से संबंधित बात करते हैं, वनावरण वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर केवल हम वनावरण की बात करते हैं तो 7 दशमलव समथिंग है। 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15%। ये आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक वानिकी योजना के तहत कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित हैं? तो 6000 करोड़ रुपए आवंटित हैं। तो आपको यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, अगर मैं इस बिंदु की बात करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो 9.23%। ठीक है। लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक कितना निर्धारित किया है? तो 15%। आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? वो है ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित है। हम देखेंगे ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यह ग्रीन इंडिया मिशन कब से प्रारंभ है? तो 2014 से प्रारंभ है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क प्रस्तावित है। तो आप ध्यान में रखना, कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ है? एक तो लखनऊ में है। नाइट सफारी पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो लखनऊ में प्रस्तावित है। नाइट सफारी पार्क किस वन क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो कुकरेल वन क्षेत्र में। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान में रखना। मातृत्व शिशु एवं बाल बहुत ही शानदार है साथियों। ये स्टार का प्रश्न है, मैं बताऊंगा यहाँ से प्रश्न किस तरह बनेंगे। पहले हम ध्यान से चीज़ों को हाईलाइट चीज़ देखना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ना है आपको। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना कब शुरू की गई? 2023 में शुरू की गई है। इसमें महिला श्रमिक शामिल है, जिसमें महिला श्रमिक, चलिए हम पूरा चीज़ों को पढ़ते हैं ना ध्यान से। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं 1000 रुपये का चिकित्सा बोनस दिया जाएगा। साथ ही पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपये एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान है। अगला बिंदु पढ़ते हैं। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये, लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपये बतौर सावधि जमा, जो कि 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दिव्यांग बालिकाओं के लिए 50,000 रुपये बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अब आइए देखते हैं इसको, और यहाँ से सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये डबल स्टार का प्रश्न है, आप ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महिला श्रमिकों से संबंधित है, जिसमें महिला श्रमिक के साथ पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियां भी शामिल हैं। पहला ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत श्रमिक महिलाओं को कितने महीने का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा? तो मेरे साथियों 3 माह का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, उसके समतुल्य धनराशि दी जाएगी। अगला पूछा जाएगा कितनी राशि बोनस में दी जाएगी? तो 1000 राशि बोनस में दी जाएगी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा? मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को कितना पैसा दिया जाएगा? तो 6000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न या स्टेटमेंट क्या बनेगा कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत लड़की पैदा होने पर कितनी राशि जमा की जाएगी? तो 25,000, और लड़का पैदा होने पे 20,000, और ये टोटल कितने माह के लिए? 18 माह के। अगर कोई विकलांग लड़की पैदा होती है तो 25,000 रुपये उसके नाम सरकार जमा करेगा। कितने साल के लिए? 18 साल के लिए जमा करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। दुर्घटना मृत्यु होने पे 5 लाख रुपए 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। आइए चीजों को आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु और संबंधित है इससे क्या है, ठीक है, देखते हैं। अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उसी तहत के तहत। महात्मा गांधी पेंशन योजना स्टार का प्रश्न है। महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत यह किसके लिए है? वृद्धों के लिए है, 60 वर्ष से जो ऊपर के वृद्ध है। प्रति माह इसमें क्या दिया जाएगा? 1000 रुपये दे है ना, तो आपको ध्यान में रखना है।
महात्मा गांधी पेंशन योजना कब शुरू हुई? 2007 में शुरू हुई थी। कितना प्रतिमाह दिया जाता है? 1,000 रुपये दिया जाता है। किनको दिया जाएगा? जो व्यक्ति 60,000 के ऊपर हैं, माफ करिएगा 60 वर्ष के ऊपर हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान, योजना हेतु 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बजटीय व्यय एवं प्रतिमान अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और लगभग आपकी क्लास अब समाप्त होने वाली है। संपूर्ण बजट हमने डिस्कस किया है, जहां से प्रश्न हो सकते हैं, और थोड़ा सा हमने आपको बेसिक चीज़ें भी बताई हैं कि जो भी योजनाएं हैं वो कब से लागू हुई हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी। वर्ष 2022-23 राजस्व प्राप्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इतना करोड़ रुपए की तुलना में 22-23 तो हमें देखना ही नहीं है डियर। आइए देखते हैं। 23-24 में कुल 92,049.19 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि 22-23 की बजट की तुलना में 23-24 की बजट में कितनी वृद्धि हुई है, तो 19.22% की वृद्धि हुई, यानी टोटल कुल कितना पैसा वृद्धि हुआ है, तो 92,000 रुपये की वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अगर ये देखें कि राज्य सरकार जो स्वयं का जो राज्य सरकार का राजस्व है, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 77,396 करोड़ रुपए की वृद्धि में से मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अगर हम देखें तो 31,502 करोड़ रुपए, राज्य उत्पाद शुल्क की बात करें तो 16,650 करोड़ रुपए, बिक्री व्यापार कर की बात करें तो 10,246 करोड़ रुपए, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की बात करें तो 10,293 करोड़ रुपए आवंटित है, यानी वृद्धि के अनुमान है। अब आइए देखते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो राजस्व कर इकट्ठा किया गया है उसमें किसका कितना योगदान है, ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत हम बता देंगे कि सबसे ज़्यादा राज्य वस्तु एवं सेवा कर इतना, राज्य उत्पाद शुल्क का इतना, बिक्री कर का इतना, पंजीकरण स्टाम्प का इतना। तो कर भी आपका क्रम भी याद करना है। तो सबसे ज़्यादा राज्य वस्तु एवं सबसे ज़्यादा जो है वो राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, दूसरे नंबर पे राज्य उत्पाद शुल्क है, तीसरे नंबर पे स्टाम्प पंजीकरण शुल्क है, चौथे नंबर पे बिक्री कर एवं व्यापार है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्व लेखे का व्यय अगर हम बात करते हैं तो व्यय, अभी हम आय की बात करें, अब हम व्यय की बात करेंगे। ठीक है। तो व्यय में अगर हम 23-24 के राजस्व लेखे की बात करते हैं तो कुल कितना व्यय है? 50,000, अनुमानित व्यय इतना करोड़ रुपए है। 50,000 माफ करिएगा 5,02,354 करोड़ रुपए है। ये पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। पूंजी लेखे का व्यय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि बस पूंजी लेखे में कितना व्यय किया जाएगा 23-24 में, तो ये है 1,87,888 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। आइए थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अगर बजट 2023-24 में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत 1,378.23 करोड़ रुपए की कमी अनुमानित की गई है, तो यानी इतना उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में जो ऋण है वो कम ले रहा है। कितना? 1,378 करोड़ रुपए उसने कम ऋण लिया है, यानी 4.45% की कमी है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेटा या ध्यान में रखना है। बजट वर्ष 2023-24 में आकस्मिक निधि यानी शुद्ध की मद में कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2023-24 में किस मद में बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, तो आकस्मिक निधि, इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आइए हम बात अब करेंगे एक डायग्राम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न बनेंगे, सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे। 22-23 की बजट की हम बात करेंगे, आप ध्यान से बिल्कुल समझना। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के राजस्व लेख के अंतर्गत व्यय की प्रमुख मदें दी गई हैं। व्यय की प्रमुख मदें हैं, अब ये क्षेत्र दिया हुआ है, मदें हैं, और किस में कितना व्यय किया गया है हमें ये देखना है। 22 का बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हम 23 की बात करेंगे और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हम इसको देखने की बात करेंगे। शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूरा जो व्यय है बजट का, जो 23-24 में व्यय का अनुमान है वो 77,455 करोड़ रुपये है, यानी 9%
की जो है वृद्धि की गई है। अगर कमी होगा तो माइनस लिखा होगा, अगर वृद्धि है तो कुछ नहीं भी होगा, ठीक है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए अगर हम देखते हैं तो 37,335 करोड़ रुपए आवंटित हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 13.06% की वृद्धि हुई है। अगर हम समाज कल्याण तथा पोषण की बात करते हैं तो 31,964 करोड़ रुपए की व्यय हुई है, जो 5.86% की इसमें वृद्धि की गई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप में अगर हम बात करें तो 16,406 करोड़ रुपए की व्यय किया गया है और वृद्धि 11.83%। ग्राम विकास की बात करते हैं तो इसमें 23,153 करोड़ रुपए व्यय की बात की गई है, जो 9.33% की वृद्धि की गई है। ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा में 27,215 करोड़ रुपए व्यय की बात की गई है, जो 17.95% ज़्यादा वृद्धि है। और अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो इसमें 7,118 करोड़ रुपए की बजट व्यय की बात की गई है और 32.9% वृद्धि की गई है। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न कहाँ से बनेगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपका कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में सबसे ज़्यादा व्यय वाली मद है, तो सबसे ज़्यादा व्यय किस में खर्च किया गया है। तो साथियों आप याद रखना बिल्कुल, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृत सबसे ज़्यादा व्यय वाला मद है, जिसमें 77,455 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति में सबसे ज़्यादा व्यय है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी अन्य को ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं को शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति दे। अगर वो 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे दिया तब आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो आपको पहला ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति में व्यय है। दूसरा एक चीज़ और आपको ध्यान में रख लेना है, वो ध्यान में आपको क्या रख लेना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को आप ध्यान में रखना, जिसमें 37,335 करोड़ रुपए व्यय मद है, ठीक है। अब आ जाइए, ब्याज अदायगी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ये है, आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछेगा कि बजट 2023-24 में सबसे ज़्यादा व्यय किस मद में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो ये आप ध्यान रखना, परिवहन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है, दूसरे नंबर पे ऊर्जा है और तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। तो सबसे ज़्यादा जो मदें हैं, जो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि की गई है उसके खर्च में, वो है परिवहन, दूसरे नंबर पे जरूर आपको याद रखना ऊर्जा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। ये आपका डेटा था, डेटा एनालिसिस हमने कर लिया। आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। राजस्व बचत, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्व बचत। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो 23-24 में बजट में कुल राजस्व बचत है वो कितना अनुमानित है, वो ये अनुमानित है 68,511 करोड़ रुपए राजस्व बचत अनुमानित है, ठीक है। राजकोषीय घाटा हमने इसको पहले डिस्कस भी कर लिया, एक बार फिर देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा टोटल कितना है, तो आपने देख लिया है। टोटल अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो 84,883 करोड़ रुपए है, जो कि कुल जीडीपी का 3.48% है। राजकोषीय घाटा के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपको याद रखना है। 3 कौन कौन से घटक हैं, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा यानी पूंजीगत परिव्यय और शुद्ध प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम, ये 3 महत्वपूर्ण इसके घटक हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूंजीगत परिव्यय की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 23-24 में कुल टोटल हम बात करें तो 1,47,617 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय अनुमानित है इस बार बजट में, ठीक है। तो मेरे साथियों, ये आपका अंतिम बिंदु था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने आपका पूरा जो है उत्तर प्रदेश का 23-24 का बजट पूरा एनालिसिस के साथ, और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, डिस्कस किया। साथियों, एक बार मैं आपसे बहुत फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर आपकी कोई रिक्वायर है कि आपको ये भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसका भी वीडियो आपको बनाऊँगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको यूपी पीसीएस आरओ की यहाँ पे फ्री तैयारी कराई जाएगी, पूरी फ्री।
पीडीएफ के लिए आप दिए गए लिंक पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाएंगे तो सारी चीज़ों का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अगली हमारी जो वीडियो होगी वो उत्तर प्रदेश एक बजट के था और सर्वे की होगी, तो आप ध्यान में रखना, जो सर्वे है हम उसकी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सर्वे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।